अजमेर के चौहान राजवंश का इतिहास मीमांसा हिस्ट्री पर आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं अजमेर के चौहानों की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनके विस्तार की कि इनका जो विस्तार है वो कहाँ तक था। जैसे कि हम बात करें कि राजस्थान में चौहानों का प्रारंभिक प्रदेश जो था वह कहलाता था जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश कहलाता था सर्वप्रथम। जांगल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो हम बात करते हैं वर्तमान बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़। उत्तरी मारवाड़ वर्तमान में जो बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ के जो हिस्से हैं वो उस समय जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते थे। अब यहाँ पर एक शब्द आता है जो है शाकंभरी। शाकंभरी शाकंभरी जिसे ही प्रचलित रूप में सांभर भी कहा जाता है। सांभर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहीं पर 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान नाम के व्यक्ति ने चौहान वंश की स्थापना की थी। तो चौहान वंश की स्थापना की अगर बात की जाए तो उसका हमारा उत्तर होगा वासुदेव चौहान। और इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वह बनाई थी अहिछत्रपुर। किसको बनाई थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो चौहानों का जो वंश वृक्ष है वो किस तरह से आगे की ओर चला। तो चलिए बात करते हैं आगे। हम इनके वंश वृक्ष की बात करने वाले हैं। चौहानों का वंश का जो वृक्ष है वो किस तरह से चला। देखिए, सबसे पहले शाकंभरी के चौहान थे। शाकंभरी के चौहान सर्वप्रथम। इससे दो तरह की शाखाओं का उद्गम हुआ। पहली शाखा थी नाडोल के चौहान। नाडोल, ये नाडोल कहाँ है? पाली में। नाडोल के चौहान पाली। और दूसरी शाखा का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था अजमेर के चौहान। और इसके संस्थापक कहे जाते हैं अजमेर के जो चौहान वंश की शाखा के संस्थापक अजयराज को कहा जाता है। और नाडोल के चौहान का जो संस्थापक है वो कहा जाता है लक्ष्मण चौहान को। लक्ष्मण चौहान। आगे जाकर ये जो नाडोल पाली की जो शाखा है वह 3 भागों में और डिवाइड हुई। किन किन भागों में डिवाइड हुई? सबसे पहले जालोर में ये शाखा जालोर के चौहानों में डिवाइड हुई। इसका संस्थापक था कीर्तिपाल। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिवाना के चौहान, ये शाखा सिवाना में हुई, सिवाना के चौहान। और एक और ये शाखा हुई थी बूंदी के हाड़ा चौहानों में। बूंदी के जो चौहान है वो हाड़ा कहलाए, बूंदी के हाड़ा चौहानों में। और इनका संस्थापक था देवा। कौन था? देवा। ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो जालोर के जो चौहान है ना, जालोर के, ये फिर से डिवाइड हुए। जालोर के चौहान सिरोही के चौहानों में डिवाइड हो गए। सिरोही, इसी से सिरोही की शाखा का जन्म हुआ जिनका संस्थापक माना जाता है लुम्बा को। किसको माना जाता है? लुम्बा को। तो इस तरह से। और ये जो अजमेर की जो शाखा है ये केवल एक ही में डिवाइड हुई थी जिसको कहा गया आगे चलकर रणथंबोर के चौहान। और रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। जी हाँ, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज। तो इस तरह से ये वंश वृक्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शाकंभरी की शाखा नाडोल पाली, लक्ष्मण चौहान इसका संस्थापक था। उसके बाद 3 भागों में इसका विस्तार हुआ। जालोर, कीर्तिपाल, सिवाना और बूंदीहाड़ा। और जालोर की शाखा का ही सिरोही की शाखा में डिवाइड हुआ जिसके संस्थापक थे लुम्बा। और अजमेर की जो शाखा है वो रणथंबोर की शाखा में इसका उद्गम हुआ और इसके संस्थापक बने थे गोविंद राज। तो यहाँ तक तो हमने वंश वृक्ष की बात हमने की। चलिए
आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्रोत के बारे में बात करते हैं। स्रोत यानी सोर्स, कौन कौन से सोर्स हमें मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख की। चौहानों के बारे में जो स्रोत हमें मिले हैं उनमें सर्वप्रमुख रूप से माना जाता है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख ये सबसे प्रमुख स्रोत इन सब का माना जाता है। अब देखिए, बिजोलिया का शिलालेख क्या कहता है। ये जो शिलालेख माना जाता है, ये माना जाता है 1170 ईस्वी का, 1170 का। इसमें इस शिलालेख में संस्कृत में लिखे हुए 13 पद है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत में लिखे हुए 13 पद है। इसमें चौहानों के लिए उत्पत्ति के लिए उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, चौहानों को उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के रूप में बिजोलिया शिलालेख यहाँ पर इसका उल्लेख करता है। और इसी में चौहानों का जो मूल पुरुष है, मूल पुरुष इसी शिलालेख में वासुदेव चौहान को कहा गया है। वासुदेव चौहान मूल पुरुष इसी शिलालेख में कहा गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि इसी वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील का निर्माण इसी ने करवाया था। और इस सांबर झील के आसपास उस समय 1.25 लाख लोग रहते थे, जिस कारण से इसी क्षेत्र को सपाल दक्ष के नाम से जाना गया। सपाल दक्ष के नाम से जाना गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इस शिलालेख में जो सांबर का प्राचीन नाम हमने पहले लिखा था, क्या लिखा था, शाकंभरी। और इसी शिलालेख में हमें इसका भी उल्लेख मिलता है कि सांबर का प्राचीन नाम शाकंभरी था। यहाँ पर 1.25 लाख लोग रहते थे, इस कारण से इस क्षेत्र को सपाल दक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो इस झील की जो निर्माण है वो किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। जबकि अगर हम तथ्यों की बात करें तो यह झील प्राकृतिक है, प्राकृतिक झील है, इसमें यह कृत्रिम झील नहीं है। तो परंतु बिजोलिया शिलालेख ये कहता है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। चलिए आगे और हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं चित्तौड़ का शिलालेख की बात करते हैं। चित्तौड़ का जो शिलालेख है वो क्या कहता है इनके बारे में। चित्तौड़ का शिलालेख कहता है, ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर कि चित्तौड़ का शिलालेख इनको सूर्यवंशी भी कहता है और प्लस इनको चंद्रवंशी भी मानता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये दोनों ही मानता है। कौन मानता है, चित्तौड़ का शिलालेख। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे, और हम बात करते हैं हर्ष का शिलालेख। यह भी सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्ष का जो शिलालेख है वो ये कहता है, ये देखिए, सबसे पहले तो ये 973 ईस्वी का है यह, और ये सीकर में स्थित है। हर्ष की पहाड़ियों में जो मंदिर बना हुआ है, हर्षनाथ का मंदिर, वहाँ पर यह शिलालेख स्थित है। इसमें चौहान वंश की जो वंशावली है उसका वर्णन दिया गया है। चौहान वंश की वंशावली का वर्णन है इस लेख में। उनकी उपलब्धियों के बारे में, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था उसके बारे में, इन सब का जो उल्लेख है वो इस हर्ष के शिलालेख में किया गया है। और यह जो शिलालेख है यह इनको मानता है चंद्रवंशी। हर्ष का शिलालेख इनको चंद्रवंशी की उपमा देता है। उसके बाद हम मानते हैं नंबर, और आगे हम बात करें तो अचलेश्वर का शिलालेख की बात करते हैं। अचलेश्वर का जो शिलालेख है, अचलेश्वर का शिलालेख इनको चंद्रवंशी बताता है। ये भी इनको चंद्रवंशी बताता है। अचलेश्वर, सिरोही चंद्रावती, जो सिरोही के जो चौहान है उनको ये चंद्रवंशी बताता है। और उसके बाद एक और हम बात कर ही लेते हैं यहाँ पे बेदला का शिलालेख। बेदला का जो शिलालेख है वो चौहानों को क्या मानता है, सूर्यवंशी मानता है। सूर्यवंशी का मतलब है कि भगवान राम के जो वंशज है उनको सूर्यवंशी कहा जाता है। इक्ष्वाकु सबसे पहले सूर्य जो है थे वो राजा बने, उनके बाद उन्हीं के कुल में इक्ष्वाकु राजा बने, और इक्ष्वाकु के बाद उसी कुल में राम का जन्म हुआ। तो कुश के जो वंशज हैं इसी तरह से वो वंशज चलते रहे और ये अब स्वयं को सूर्य का वंशज मानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब साहित्य के संदर्भ में बात करें, स्तोत्रों की बात चल रही है तो साहित्य की बात करते हैं कि साहित्य कौन कौन से हमें मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत को। अग्निकुंड सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इन चौहानों के संदर्भ में, यह बात आप ध्यान रखिएगा। अग्निकुंड सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, वो दिया था चंद्रबरदई ने।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मित्र था, उनका राजकवि भी था, और इन्होंने ही ग्रंथ लिखा था जो कि सर्वप्रसिद्ध है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इन्होंने ही लिखा था उसको, पृथ्वीराज रासो। इसमें यह मिलता है कि मुनि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। कौन से मुनि ने किया था? वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था। कहाँ पर किया था? आबू पर्वत पर किया था। उसमें से 4 जो हैं वो व्यक्ति निकले थे। उसमें से निकले थे प्रतिहा निकले थे। उसी यज्ञ में से परमारो का जन्म हुआ और उसी में से चालुक्य का जन्म हुआ। फिर जब राक्षसों को कोई नहीं मार पाए तो अंतिम रूप से जिसका जन्म हुआ उसको चौहान कहा गया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यज्ञ में से जो निकले थे वो प्रतिहार निकले सर्वप्रथम, फिर परमार, फिर चालुक्य, और अंतिम रूप में चौहानों का उद्भव हुआ था। तो ये जो मत है, ये अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, ये कौन देता है? चंद्रबरदाई देते हैं। फिर हम बात करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं इनके बारे में, चौहानों के बारे में? डॉक्टर दशरथ शर्मा और इनके साथ ही गोपीनाथ शर्मा, इनके साथ ही देखिए कौन है? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा का भी नाम इसके साथ ही है। और उसके बाद कायम खान, कायम खान का भी नाम इसमें हम ऐड कर सकते हैं। कायम खान रासो ग्रंथ का नाम है। ये तीनों ही जो है वो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं जेम्स टोड। देखिए जेम्स टोड तो विदेशी है, उसको याद रखने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जेम्स टोड जो है वो इनकी उत्पत्ति विदेशी जाति से मानता है, जो कि कहाँ से आई थी? मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से चौहानों की उत्पत्ति कौन मानता है? जेम्स टोड मानते हैं। अब देखिए, अब चौहानों को जो विदेशी मानते हैं उनकी हम बात करते हैं। चौहानों को विदेशी कौन कौन मानता है? तो विदेशी मानने वालों में सबसे पहले तो टोड है, कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद है वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ भी चौहानों को विदेशी मानते हैं। और उसके बाद है विलियम जेम्स। तो तीनों ही विदेशी हैं और चौहानों को ये विदेशी मानते हैं। उसके बाद सूर्यवंशी कौन मानता है? देखिए चौहानों को सूर्यवंशी कौन मानता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। चौहानों को सूर्यवंशी मानने वालों में है एक तो चंद्रबरदाई, जी हाँ चंद्रबरदाई, जिन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में इनको सूर्यवंशी माना है। और हम बात कर रहे हैं नयनचंद सूरी। नयनचंद सूरी का ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, हम्मीर महाकाव्य, समझ लीजिएगा, हम्मीर महाकाव्य। उसके बाद और बात करते हैं जोधराज। जोधराज भी इनको सूर्यवंशी मानते हैं। जोधराज का ग्रंथ है हम्मीर रासो, इसको मैं लिख लेता हूँ, हम्मीर रासो। हम्मीर रासो इनको सूर्यवंशी मानता है। और उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रशेखर। देखिए चंद्रशेखर भी इनको सूर्यवंशी मानते हैं। ये सब कवि के नाम है। चंद्रशेखर के ग्रंथ का क्या नाम है? सूर्जन चरित्र। ये भी इनको क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। और गौरीशंकर ओझा जी भी इनको सूर्यवंशी मानते हैं। ध्यान रखिएगा, ओझा जी भी इनको सूर्यवंशी मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब हम बात करते हैं कि चौहानों को चंद्रवंशी कौन मानता है। चौहानों को चंद्रवंशी मानने वाले कौन है? तो चौहानों को चंद्रवंशी मानने वालों में एक तो हमने लेख पढ़ा था अचलेश्वर शिलालेख है एक तो, और एक है हांसी का लेख। ये दोनों चौहानों को चंद्रवंशी मानते हैं। और चित्तौड़ वाला जो शिलालेख है उसको हमने उल्लेख कर दिया था कि वो दोनों मानता है, सूर्यवंशी भी मानता है और चंद्रवंशी भी मानता है। अब जो सेवाड़ी अभिलेख है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक सेवाड़ी अभिलेख है। एक सेवाड़ी हमारा पड़ता है रायपुर में। ये चौहानों को क्या मानता है? ये मानता है इंद्रवंशी, एक इंद्र के वंशज है। तो चौहानों को इंद्रवंशी मानने वाला जो लेख है वो है सेवाड़ी का अभिलेख। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इनका मूल स्थान कहाँ था। मुख्य रूप से ये कहाँ से आए थे, मूल स्थान, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें पुष्कर के आसपास का क्षेत्र की अगर बात करें, पुष्कर के आसपास का क्षेत्र, पुष्कर के आसपास
कि चौहान जो थे वो पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों से आए थे। तो ये मानते हैं, एक तो मानता है हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य ये मानता है, हम्मीर महाकाव्य, और इसके साथ में ही है सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र ये दोनों ग्रंथों में ये माना गया है कि चौहानों का जो मूल स्थान है वो पुष्कर के आसपास का क्षेत्र था। अब मानते हैं कि अनंत गोचर, अनंत गोचर जो कि सीकर में स्थित, सीकर में है अनंत गोचर। अनंत गोचर कहाँ है? सीकर में। देखिए ध्यान रखिएगा कि हर्ष का जो शिलालेख है ना, वो चौहानों की आरंभिक राजधानी अनंत गोचर सीकर को मानता है। तो हर्ष का शिलालेख ये क्या मानता है कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? अनंत गोचर सीकर थी। उसके बाद हम बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख की बात करें हम, उसके साथ में हम हम्मीर महाकाव्य की बात करें, हम्मीर महाकाव्य, साथ में हम प्रबंध कोश की बात करें, ये भी ग्रंथ का नाम है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश की बात करें कि आसपास इनकी अगर बात करें, इन तीनों की अगर बात करें अगर, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यही सांबर के आसपास मानते हैं। सांबर जिसे क्या कहा गया है? शाकंभरी भी कहा गया है, जिसे ही शाकंभरी भी कहा गया है। उसके बाद में हम बात करें कि जांगल प्रदेश, चौहानों का जो मूल स्थान है वो जांगल प्रदेश किसने माना? जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर बताई गई थी, जो कि हमने बताई थी पहले। तो जांगल प्रदेश माना है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ ने, जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जांगल प्रदेश मानता है। उसके बाद लाडनू का जो शिलालेख है वो भी, लाडनू का शिलालेख भी इनका जांगल प्रदेश मानता है। शब्द कल्पद्रुम कोश ये भी जांगल प्रदेश मानता है। शब्द कल्पद्रुम कोश ये भी जांगल प्रदेश मानता है। कि अनुसार इनका जो मूल स्थान है वो सपालदक्ष था, जिसको हमने पहले क्लियर किया था। सपालदक्ष 1.25 लाख लोगों के रहने के कारण सपालदक्ष था, और तथा इनकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। तो उनका मूल स्थान जांगल प्रदेश माना गया है। मूल स्थान जांगल प्रदेश है, और सपालदक्ष की इनकी उत्पत्ति मानी गई है। वहाँ पर ये मुख्य रूप से रहते थे, और इसकी राजधानी कौन थी? अहिछत्रपुर थी। तो यहाँ तक हमने जानकारी, इनके साहित्य के बारे में बात की, हमने स्तोत्रों के बारे में बात की, और जानकारी के बारे में बात की। आगे हम, ये भाग प्रथम था, भाग द्वितीय में हम आगे वासुदेव चौहान से लेकर अब शासकों की बात करेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी के साथ।